आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है जया जादवानी जी द्वारा लिखित कहानी अनकहा आख्यान। भाई को एयरपोर्ट छोड़ के लौटी है। अंदर बर्फ की चट्टान ज्यों की त्यों है। उसको रुलाने की सारी कोशिशें व्यर्थ साबित हुईं। रोना कहाँ इतना आसान है, वो भी तब जब अभी आपने चलना शुरू किया हो और अचानक पाए कि आपके पैरों के नीचे से ज़मीन सरक रही है। आप एक साथ न जाने क्या क्या बचा लेना चाहते हैं और सिर्फ खड़े रह जाते हैं। क्या जवाब दे वह अपने छोटे भाई को कि उसकी मौजूदगी में इतना सब हो गया और वह कुछ नहीं कर सकी। ऐसा इत्तेफाक, क्या इसीलिए माँ ने उन्हें एक साथ बुलाया था? एक साथ तो वह हमेशा ही बुलाती थी उन्हें, ये एक महीने साथ जीने के लिए। वो आ गई थी 2 दिन बाद, भाई आने वाला था। रात वे दोनों साथ सोई थीं। वह उन्हें अपने ससुराल की न जाने कितनी बातें बताती रही थीं। कितना हंसती थी वे उसकी बातों पर। कहते हैं लड़कियां दोनों कुलों को तारने वाली होती हैं, पर यह बोझ तू अपने सिर पर मत लेना। इसकी जिम्मेवारी औरतों के सिर क्यों? सारे लोग अपनी गठरियां उनके कंधों पर क्यों रख देते हैं? सोने से पहले उन्होंने कहा था, पहले अपनी अधूरी कहानी पूरी करो। अधूरी कहानी? कौन सी अधूरी कहानी? उन्होंने कब अपनी कहानी पूरी की? कहानियाँ कब पूरी होती हैं माँ? तुम अपने लिए एक बहू ले आओ माँ। कब तक अकेली रहोगी? और क्या वो मेरे साथ रहेगी? अपने लिए दूसरों की यात्रा बाधित करूं? अब तो अपना डेड एंड दिखाई दे रहा है। तुम लोगों को जो अच्छा लगे करना। सबकी सोचते सोचते हमारी उंगली ही हमारे हाथ से छूट जाती है। वे जैसे कुछ और कहते कहते अनायास रुक गईं। क्या तुम्हें किसी बात का अफसोस है माँ? उनका आखिरी वाक्य उसे शंकित कर गया। सिर्फ एक बात का, कि मैंने अपना आईना बनने में बहुत देर कर दी। और अब वह भी नहीं। अब बहुत कुछ है मेरे जीवन में। तुम दोनों हो, किताबें हैं, मेरी अधूरी ख्वाहिशें हैं। कोई खाली जगह नहीं है अब। होगी भी तो कभी भरेगी नहीं, उसने सोचा। और अपना आईना? सुबह देर से सोकर उठी थी और पाया वे अब कभी नहीं उठेंगी। इतनी आसान मृत्यु? जिसने सुना उसने कहा, हाँ मौत तो आसान ही होती है, सिर्फ जीना मुश्किल होता है। शुरू से लेकर अंतिम संस्कार के सारे काम उसने किए। भाई रास्ते में था, आते ही बिखर गया। मेरा इंतज़ार तक नहीं किया माँ, अभी तो तुम्हें मेरे साथ जीना था। पर रोता रहा। किसको किसके साथ जीना है यह कौन तय करता है? वह देर तक भाई की पीठ थपकती रही। वक्त रबर की तरह खींचकर उसे बड़ा बना रहा है। यह घर जिसमें उसका और उसके भाई का बचपन बीता, सहसा वीरान हो गया। एक मनुष्य चला जाता है, कितनों की दुनिया वीरान हो जाती है। उन्हें अपना बाप कभी याद नहीं आता। वह बस था, दूसरे दुनियावी रिश्तों की तरह। वे रहें न रहें कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। उनका जीवन तो बस अपनी माँ के इर्द गिर्द घूमता रहता है। यह घर रहेगा, हम पहले की तरह साल में एक बार यहीं मिलेंगे, छोटे भाई ने जाते वक्त रोते हुए कहा था। हाँ, यह घर रहेगा। कुछ चीज़ों को कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। क्या तुम इंडिया लौटना चाहोगे? बहन ने भाई को चुप कराते हुए कहा। पता नहीं, माँ होती तो लौटता। मैं उनके साथ बहुत वक्त नहीं रह पाया। सोचता था खूब पैसा कमाकर लौटूंगा, फिर हम आराम से रहेंगे। पैसा? हम हमेशा यही सोचते हैं। जब पैसा आ जाता है तो दिन बहते हुए दूर चले जाते हैं। जीवन इतना क्रूर मजाक है कि जब कुछ को अपनी गति में लपेटे चलता है। भाई के जाने के बाद माँ पूरी तरह अकेली हो गई थी। 2 कमरों का छोटा सा घर, एक हॉल, एक किचन, छोटा सा बरामदा। एक कमरे में माँ की किताबें और डायरियाँ। न जाने कितनी किस्मों के कलर पेन, बॉल पेन, पिक्चर, पोस्ट कार्ड, कितना अटरम शटरम। न जाने ये सब वे क्यों रखती थी। पिछली बार जब वह अपने ससुराल से आई थी, उन पर खींच रही थी। इनमें आपके काम का कुछ भी तो नहीं है, फेंक क्यों नहीं देती? इससे मेरी यादें जुड़ी हैं, सब नष्ट हो जाता है, सिर्फ यादें बची रहती हैं। एक सीधा सपाट जीवन ही तो है माँ तुम्हारा।
कैसी यादें, वो कहना चाहते हुए भी उनसे नहीं कह पाई थी। दोनों बच्चों के दो दिशाओं में चले जाने के बाद यही किताबें उनके साथ होती थीं। भीतर ही भीतर वे कब कैसे झरती चली गई थीं, नहीं जान पाए थे। उन्हें वे हमेशा उसी तरह लगती थीं, बस थोड़ी सी बूढ़ी। और अब तुम बूढ़ी हो गई हो माँ, भाई ने कहा था पिछले बरस, उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए। अब मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। अपनी जवानी माँ अपने बच्चों को दे देती हैं, संभाल कर खर्च करना, और मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे इसी मिट्टी में पनाह चाहिए। तुमने संभाल कर खर्च की थी? नहीं, मैंने उन्हें समय की नदी में बह जाने दिया था। मेरे तमाम बरस बहते बहते न जाने कितनी दूर चले गए। क्यों दुनिया की तमाम माँओं के लिए उनके बच्चों का जीवन महत्वपूर्ण है, बच्चों के लिए माँओं का नहीं? क्या किसी को फुर्सत होती है अपनी माँ या बाप के खाली वीरान और कतरा कतरा जगहों को देखे? उसे भी नहीं थी। पिछले 30 वर्षों का माँ का साथ जैसे कोई 3 घंटे की फिल्म हो, जिसमें पैदा होने, चलना सीखने और दुनिया की तमाम बातें सीखने के बावजूद वो उतनी आकर्षक नहीं लगती। आज उसने अपनी मुट्ठी में यह रील कसकर पकड़ी हुई है। घर में घूमते हुए वह चीज़ों को वापस अपनी जगह पर रख रही है। 1 हफ्ते बाद वह घर लौट कर चली जाएगी। फालतू चीज़ें फेंकनी होगी और कुछ सफाई भी करनी होगी। पहले उसने ड्राइंग रूम का रुख किया। छोटी छोटी कलात्मक तस्वीरों को साफ कर यथास्थान रखा, फिर कमरे में आई। उसे हैरानी हुई, माँ ने उन दोनों के खिलौने भी संभाल रखे हैं। पुरानी पेनें, रंगीन पेंसिलें, टूटा हुआ घोड़ा, हाथी, गुड़ियाएँ, न जाने क्या क्या। कुछ एल्बम जिसमें से अधिकतर तो माँ ने पुराने कैमरे से तस्वीरें ली थीं। बस वे दोनों ही हैं। शायद वह माँ के व्यक्तित्व और संस्कारों का ही प्रभाव रहा हो कि वे भाई बहन आपस में कभी लड़े नहीं, बल्कि दोनों के बीच काफ़ी स्नेह और सौहार्द का रिश्ता रहा। सारे खिलौने निकाल उसने आसपास के बच्चों में बांट दिए, और भी बहुत कुछ। सामान आधा हो गया। शाम होने को आई थी। किचन में जाकर उसने झटपट कुछ बनाया, खाया और अब उनके कमरे में आ गई। एक तन्हा औरत का जीवन किताबों से शुरू होकर किताबों पर ख़त्म होता है। वो भी उस औरत का जिसे बाहर की दुनिया से कोई सरोकार ना हो। वे अपनी दुनिया में मगन रहती थी। किताबें, म्यूज़िक और चुनिंदा फिल्में। मैंने अपने जीवन में रोशनी इन्हीं किताबों से पाई है। ये मुझे मुझसे ज़्यादा जानती हैं, वे अक्सर कहा करती थीं। अब बोर नहीं होती इनसे? कुछ लोगों से भी मेल मिलाप कर लिया करो, कहीं आया जाया करो। मैं इन्हीं के साथ घूम आती हूँ, इन्हीं के साथ 7 समंदर पार चली जाती हूँ। इतालो काल्विनो के साथ मैंने न जाने कितनी जगहों की सैर की है। तब वह उन्हें कुछ नहीं कहती। उसे इसी बात का संतोष था कि वे कभी अकेलेपन की शिकायत नहीं करती। बाप की मौत के बाद उन्हें अपनी माँ की तन्हाई की फिक्र होने लगी थी, पर इसे उन्होंने बड़े सहज ढंग से लिया था। अपने चारों तरफ लोगों से घिरे होने के बावजूद कितने कम लोग अपना अस्तित्व बचा पाते हैं, यह उसे अभी समझ में आया। ऊपर शेल्फ पर धूल जमी थी, जहाँ न जाने कितनी हिंदी, इंग्लिश और उर्दू की डिक्शनरियाँ भरी पड़ी थीं। वह हैरानी से सारी किताबों और डायरियों को देख रही है। तभी तो वे हर विषय पर बड़े अधिकार से बात कर लेती थीं। कॉलेज और कभी कभी यूनिवर्सिटी में उन्हें गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया जाता था। हालांकि बच्चों ने उन्हें कभी इस तरह नहीं सुना था। एक दीवार से टिकी पूरी अलमारी उसने साफ कर दी। दर्शन के साथ मनोविज्ञान की ढेर सारी किताबें। कुछ किताबें तो पार्सल की शक्ल में बंधी पड़ी हैं, न जाने कहाँ से आई हैं और खोली नहीं गई हैं, या जहाँ भेजना था भेजी नहीं गई हैं। उसने एक पार्सल खोला। अंदर 3 नई नकोर किताबें थीं। एक पर बेहद साफ अक्षरों में लिखा था, सुशांत के लिए। क्या इस समूचे जीवन का अर्थ सिर्फ इंतज़ार ही होगा? अच्छे दिनों का इंतज़ार, अच्छी कविता, कहानी, किसी अच्छी पुस्तक का इंतज़ार, पिछड़े दोस्त का इंतज़ार अज्ञात रहस्य के प्रकट होने का, अबूझ के खुलने का, उस परम प्रेम का इंतज़ार जो चांद सितारों के पार किसी जादुई दुनिया में ले जाएगा।
लेकिन दबे पांव आती मौत कभी भी दबोच लेगी अपने पंजों में। तब भी दुनिया से दूर जाते हुए रहेगा इंतज़ार कि दोबारा इस दुनिया में आऊं कि ख़त्म हो यह अंतहीन इंतज़ार। ईवा। वह चकरा गई है। कौन है यह सुशांत? माँ की हैंडराइटिंग तो वो पहचानती है। उसने धड़कते दिल से दूसरी किताब खोली। उस पर लिखा था, आखिर कितना अद्भुत साम्य होता है खूबसूरत स्वप्नों, शब्दों और परम प्रेम में, कि तीनों जैसा और जितना हम चाहते हैं उतना और वैसा हमें कभी हासिल नहीं होता। वो हमेशा मानो हमारे हाथों में आते आते कहीं दूर फिसल जाते हैं, और इंतज़ार भी हम करते हैं अंतहीन कि वो हमारे पास कभी तो ज़रूर आएंगे। सुशांत के लिए ईवा। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया। ये कौन सा रहस्य है रब्बा? उसके हाथों ने बेसाख्ता तीसरी किताब खोली। लिखा था, जिंदगी की सांझ में मिले हो, दोपहर में मिले होते तो दोपहर का तेज देख लिया होता। हो सकता है ज़रा सी देर बाद रात हो जाए और बर्फ़ पड़ने लगे, और कभी हम अपनी जलती दोपहरें दियो सी समय की नदी में सिरा आते हैं। पर नहीं, नियति सूखे मरुस्थल में बारिश क्यों करा रही है? एक स्वप्न, एक अंतहीन प्रार्थना। वो बहुत देर तक स्तब्ध बैठी रह गई। क्या माँ के जीवन में कुछ ऐसा भी था जो वे नहीं जान पाए? यह एक अजीब एहसास था जिसे वह किसी से कह भी नहीं सकती। डगमगाते कदमों से वह माँ के सिरहाने की ओर बढ़ी। 4-5 किताबें, जिसमें एक भगवत गीता और एक ओल्ड मैन एंड द सी भी थी। इसके अलावा 2 डायरियाँ थीं। उसने अपने हाथों में थमी डायरियों को देखा। ये किसी के पर्सनल जीवन का जीवित दस्तावेज है। उसने एक डायरी खोली जिसमें दैनिक दिनचर्या के अलावा विचारों की आवाजाही, पढ़ी हुई पुस्तकों के अंश, बच्चों की बाबत भावुकतापूर्ण कथन आदि थे। एक जगह जहाँ लिखा हुआ था, वो जो मैं हूँ। उसने अनायास पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले एक कविता थी, इसे और कहाँ ले जाऊँ, जगहें बदल कर देख चुकी न जाने कितनी, अब रूह पर यह जिस्म भी एक बोझ है। वह हैरानी से अधमरी हो गई। यह संसार अपनी माँ का वे ज़रा भी नहीं जानते। इन किताबों को इन्होंने कभी नहीं पढ़ा। दोनों भाई बहन ने बीई करने के बाद MS MBA किया और अपनी अपनी जॉब पकड़कर उनसे दूर चले गए। किसी भी तरह की कला को वे फालतू की वक्त काटी समझते रहे हैं। जो इस रेस में कुछ नहीं कर सकता खुद को कलाकार समझने लगता है। कोई कोई इस फील्ड में आगे भी निकल जाता है, जो महज एक इत्तेफाक है। इत्तेफाकों से जीवन नहीं गुजरता। पर इन किताबों की मौजूदगी ने उन्हें यह तसल्ली ज़रूर दी कि उनकी माँ को किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं थी। उसने दूसरी डायरी देखी। लिखा था, वो जो मैं नहीं कर पाई। उसका हृदय बुरी तरह कांप रहा है। वे जीवित होती तो वह यह डायरी पढ़ने की भूल कभी न करती, पर अब उसे वह सब जानना ही चाहिए जो वह उनके जीते जी नहीं जान पाई। उसने माथे पर आया पसीना पोंछा और बहुत देर तक लफ्ज़ों को घूरती रही। आखिरकार उसने पढ़ना शुरू किया। फिर एक कविता। बहुत तंग है जगह, समाती नहीं त्वचा में, डर है फटकर बिखर न जाऊं। मेरी जिंदगी में जो आया मुझसे लेने ही आया। माँ बाप ने जन्म देकर कहा, तुम लड़की हो, तुम्हें भविष्य में अच्छी बेटी, अच्छी पत्नी बनकर दिखाना है। तुम्हारे हाथ में दोनों कुलों की लाज है। उन्होंने मुझे अच्छी बनने के फेर में डाल दिया। उन्हें अच्छी बनकर दिखाने के चक्कर में मेरे भीतर की अबोध बच्ची वहीं छूट गई। मैं उस बच्ची की मूर्खताएं देखने और पूरी करने को ज़रा भी तैयार न थी। मैंने उसे वहीं छोड़ा और झटपट बड़ी हो गई। शादी के बाद दूसरे कुल की लाज बचानी थी। 25 लोगों का कुनबा। सबको अच्छी बहू चाहिए थी और पति को अच्छी पत्नी। जैसे पेट की भूख के लिए अच्छा खाना चाहिए, वैसे तन की भूख मिटाने के लिए अच्छा साथी। मैं दिन में अच्छा खाना बनाती और रात में खुद को एक अच्छे खाने की थाली में तब्दील कर लेती। कीमत वे दे ही रहे थे। आजकल थालियाँ ज़रा महंगी हो गई हैं। उस वक्त काफ़ी सस्ती होती थीं। 2 जून का खाना और 2-4 कपड़े।
जब कोई थाली खरीदने जाता है तो पहले देख लेता है कि क्या क्या मिलेगा। पुरुष उसी को देता है जहाँ से उसे वापस मिलने की संभावना हो। मनुष्य की कीमत इसी बात से तय होती है कि वो कितना फ़ायदा दूसरे को पहुँचा सकता है। फिर मैं थाली ही रहती तो ठीक था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं 2 हो गई। 2? बचपन में मेरे पेट में काफ़ी दर्द रहता था। माँ को किसी ने एक समुद्री चीज़ दी। एक गोल डिब्बे में गोल लोथड़े के आकार का एक मोटी ब्राउन रोटी सरीखा, पानी में तैरता। उसका पुराना पानी माँ मुझे रोज़ पिलाती और उसमें नया पानी डालती। एक हफ्ते में वह 1 से 2 हो जाता। एक को हम नदी में ठंडा कर देते, अगले हफ्ते फिर 2। कुछ हफ्तों बाद मेरे पेट का दर्द उस खारे पानी और खट्टे पानी को पीने के भय से ख़त्म हो गया। माँ ने अंततः पूरा ठंडा कर दिया। हम अपने भीतर पड़े पड़े 2 हो जाते हैं तो एक को या तो ठंडा कर देते हैं या फेंक देते हैं। और देखो, मेरे हाथ तो अपने ही खून से रंगे हुए हैं। फिर बच्चे हुए। उनके आने से मुझे जीने का मकसद मिला। अब भी चाहे मैं रेगिस्तान में चल रही थी, पर कहीं न कहीं पहुंचने की उम्मीद के साथ। मेरी तन्हा और बांझ जिंदगी में कोई आकर शामिल हुआ। अब मेरी थाली से मेरे बच्चे भी खाते थे। थाली बनने की नियति में कोई फर्क नहीं आया। कुनबा टूटा, सब अपनी अपनी थालियां लेकर चले गए। जो समर्थ थे उनकी थालियां पकवानों से भरी रहती, जो कमज़ोर थे उनकी थाली में सूखी रोटियां। मैंने अपनी थाली में सूखी रोटियां देखी तो मैं रो पड़ी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी। फिर शुरू हुआ जिंदगी के पहियों को धकेलने का सिलसिला। बिना इंजन की गाड़ी चले कैसे? मैंने खुद को इंजन बनाया तो तेल नहीं था। फिर तेल भी ले आई, नून, तेल, लकड़ी भी, और अपनी गाड़ी को धकेलते धकेलते वहाँ तक ले आई जहाँ से मेरे बच्चे अपने अपने आसमानों की तरफ उड़ान भर सकें। और वे उड़ गए। तुम यहीं रह गई? हाँ, मैंने अपनी लाइफ को एक जगह रोक दिया था ताकि वे आगे बढ़ सकें। और फिर उड़ने वाला सिर्फ खुद उड़ सकता है, अपने साथ किसी दूसरे को उड़ा नहीं सकता। जीवन का यही नियम है। तुम फिर रह गई? हाँ, मैंने कहा ना, जो आया कुछ न कुछ लेने आया, देने कोई नहीं आया। तन को मारकर फेंक दिया था, पर मन को ना मार सकी। पता नहीं कैसे जिंदा बच गया। योजनाएं तो कत्ल की बहुत बनाई। अंधेरे बंद तहखानों में रखा, पत्थरों से सिर कुचला, समंदरों में फेंक दिया, मरे हुए बच्चे से गड्ढों में दबा दिया। पर देखो ना, सांस अभी तक चल रही है। यह कौन है जो मेरे साथ चल रहा था पर मुझे उसका पता ही नहीं चला? अब मेरी थाली में से यह भी मांगने लगी है। कहती है, बरसों से मैंने कुछ नहीं खाया है। मैं बरसों से एक ऐसे मनुष्य की तलाश में हूँ जिसकी गंध से मुझे अपने होने का पता चले, अपनी भूख का पता चले। अब इसने मुझे नए संकट में डाल दिया है। क्या यह वही है जो मृत्यु के बाद भी रहता है और तुम्हें लौटा दे जाता है, फिर खुद को पूरा करने के लिए? इसका मतलब हमारा हर अधूरा हिस्सा पूर्णता की लालसा में दुगने वेग से वापस लौटना चाहता है। पूरा होना क्या है? पहली बार उसने सोचा। उसे लगा उसका दम घुट जाएगा। खड़ी हो गई। भीतर की चट्टान को जोर से धक्का दिया। वह हिली तक नहीं। वह सुन्न वहीं वापस लौटी। उसने एक साथ कई पन्ने पलटे। मेरी पीड़ा मुझे आहिस्ता आहिस्ता खा रही है। पीड़ा इस बात की नहीं कि मेरे पास कुछ कम है। पीड़ा इस बात की कि जो भी मेरे पास है वह लेने कोई नहीं आया। अपने तमाम हरे पत्तों का बोझ संभाले सदियों से तन्हा खड़ी हूँ। तुम्हें ऐसी चीज़ें क्यों मिलती हैं जिनकी किसी को ज़रूरत नहीं होती और जिनके बोझ से तुम जीवन भर छटपटाते रहते हो? क्या मनुष्य का इतिहास उसकी अंतहीन भूलों का इतिहास है? आगे बढ़ना उसकी विवशता थी। ओ माँ, तुम हमें क्यों नहीं दिखाई दी? क्या हम कुछ कर सकते थे? इतना असहनीय बोझ था उसकी छाती पर। उसका जी किया कि वह जोर से चिल्लाए, चिल्लाती जाए। इतना शोर था, मुझे अपनी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। इतने रास्ते थे, अपना रास्ता भूल गई। इतने लोग, मेरा सुनापन हर लम्हा बढ़ता जा रहा है।
तपते रेगिस्तान के नीचे भी पानी के सोते हो सकते हैं, यह कब पता चलता है? तब जब किसी के पैरों की थाप से आपके भीतर पानी की हिलोरें उठने लगती हैं। इसका क्या मतलब है? उसने ठहर कर सोचा। आज यूनिवर्सिटी में फ्रायड के बाद पर सेमिनार था। मैं फ्रायड से कभी सहमत नहीं हो पाई। वह इंसानी वजूद का सिर्फ एक हिस्सा देख पाया था। उससे बहुत कुछ रह गया था जो आगे चलकर एडलर और जुंग ने पूरा किया। फ्रायड ने मनुष्य के असंस्कृत सेल्फ को भले ही एक्सप्लेन किया हो, पर वो मनुष्य में श्रेष्ठत्व नहीं ढूंढ पाया। वह ढूंढा जुंग ने। जुंग की तरह मैं मानती हूँ कि मनुष्य की जीवन प्रक्रिया की चरम उपलब्धि है आत्मोपलब्धि। पर कैसे? हमारी प्रॉब्लम क्या नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है कैसे। वह पढ़ती गई। हेलो, यस, इज दैट सुशांत स्पीकिंग? आई एम सृष्टि। वह एक क्षण रुकी, फिर एक झटके से कह गई, इवाज डॉटर। ओह, कुछ देर खामोशी छा गई। हाउ आर यू? एवरीथिंग इज़ फाइन? उधर से आहिस्ता से पूछा गया कोमल स्वर में। ममा इज़ नो मोर, उसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। पहली बार बात कर रही हूँ और ये कैसी सूचना दे रही हूँ? नो। एक स्वर टूट गया, एक सांस टूट गई। वो चुप रही। सब कुछ पत्थर ही तो है। कब? उधर से एक टूटती आवाज़ ने पूछा। उसने बता दिया। मे आई कम टू योर होम? दैट्स वाई आई एम कॉलिंग यू। शी टोल्ड यू समथिंग? नो, हर डायरी टेल्स मी समथिंग। आई विल रीच टुमारो इवनिंग। ओके। उसने फ़ोन रख दिया। जब हम अनायास सामने आ रही राह पर चलना शुरू करते हैं तो नहीं जानते कि आगे कौन सा मोड़ आने वाला है, न ये कि उस राह पर कितनी देर चलेंगे और फिर लौट आएंगे। उस दिन एक सेमिनार था। स्टूडेंट ज़्यादा थे, जानकार कम। ईवा ने कोई लेक्चर नहीं दिया था, अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए थे और पैरासाइकोलॉजी की बात करते हुए उसने जो प्रश्न उठाए थे उसका जवाब किसी के पास नहीं था। मुझे अभी भी याद है उसने कहा था, हम वही बोलते हैं जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमने पढ़ लिया, जो रट लिया, पर सबके पीछे हमारा अपना ओरिजिनल दब गया। कोई भी सिद्धांत सबके लिए नहीं, बस कुछ लोगों के लिए है। हमें कैसे पता चले कि हम कौन हैं और हमें क्या चाहिए? जितने ज़्यादा विकल्प हैं हमारे पास, उतने ही ज़्यादा हम कंफ्यूज्ड हैं। वे आहिस्ता आहिस्ता कहते जा रहे थे। वह और उसकी माँ का प्रेमी, वह उसे बेहद ध्यान से देख रही है। एक प्रौढ़ और सौम्य व्यक्ति, खुलता हुआ रंग, खाली और सूनी आँखें, आधी सदी गुजार चुका होगा। वह आज दोपहर आया है। सारी सुबह उसे यह सोचकर बेहद अजीब और किसी हद तक शर्मनाक भी लगता रहा कि वह अपनी माँ के प्रेमी से मिल रही है। क्यों? अगर ऐसा भी है तो क्या बचता है जानने को? अपने गले तक जमी बर्फ की सिल नज़रअंदाज करते हुए सोचती है, इससे बेहतर क्या यह नहीं कि समूची बात पर पर्दा पड़ा रहे जैसे आज तक पड़ा था। फिर लगा, नहीं, ऐसी कौन सी जगह है मनुष्य के भीतर जो किसी को दिखाई नहीं देती और जो इतनी वीरान होती हैं किसी के कदमों की आहट से भी जी उठती हैं। क्या माँ के बाद माँ को नहीं जानना चाहिए? यह शख्स तो वहाँ तक पहुँच गया जहाँ तक उसके बच्चे भी नहीं पहुँच सके। कैसा लग रहा है तुम्हें? डायरी पढ़ते उसने स्वयं से पूछा था। नथिंग स्पेशल, समटाइम्स इट हैपन्स, उसके भीतर किसी ने कहा। वो तो नहीं रही, इसलिए अगर वो होती तब? इस प्रश्न का उत्तर सचमुच उसके पास नहीं था। यह ठीक था कि दोनों भाई बहन अपनी माँ या बाप के फर्क को जानते थे, फिर भी क्या कुछ संस्कारगत विवशताएं होती हैं? वह उसे सोच में डूबा हुआ देखकर देर तक के लिए चुप हो गया था। उसने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। इन्हीं आंखों से उसने उसकी माँ को देखा होगा, छुआ होगा, न जाने कितनी और कैसी बातें की होंगी। क्या मैं विस्तार से बता सकता हूँ? आप समझेंगी इसी उम्मीद से। उसकी आवाज़ बेहद सूनी और उदास थी।
उसने हाँ में सिर हिला दिया। बस उसमें एक ज़बरदस्त आकर्षण था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। सेमिनार के वक्त, चाय के वक्त मैं अपना कप लिए उसके पास पहुंचा। सामान्य परिचय के बाद हम सामान्य बातें करने लगे, पर कुछ भी हो, सामान्य नहीं था उसमें। वो जैसे हर बात को समझकर उतनी ही गंभीरता और समझदारी से जवाब देती रही। उसने मुझे बताया कि C.G. यूंग और लैथब्रिज की इस खोज की तायद करता है कि हमारी दिख रही दुनिया के ऊपर एक सतह है जिसमें हर बीती हुई घटना कायम हो जाती है। कुछ क्षण रुके, वह चकराई से उन्हें देख रही है। तो फिर मनुष्य कितना स्वतंत्र है? मैंने पूछा था। उतना ही जितना चाय या कॉफ़ी का चुनाव करने या बैठने और उठकर चल देने का फैसला करने। मुझे नहीं लगता आप इतनी सामान्य हैं। बहुत सामान्य हूँ। मैं सिर्फ खुद को प्रयासों से खुद को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर चुप हो गए। वह खाली और वीरान सी उसके सामने बैठी है, अपनी माँ को किसी दूसरे से सुनती। वह 40 के अंक को महत्वपूर्ण मानती थी। कहती थी 40 के बाद मेरी नींद खुली। मैं खुद अपनी कोख में एक कतरे की शक्ल में थी। फिर मैंने आकार लेना शुरू किया। वे जो कुछ अलग हटकर सोचने और करने का सामर्थ्य रखते हैं। मुझे लगता है कई बार मुश्किल रास्ते और लक्ष्य भी इंसानी पैरों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। फिर वह बहुत देर तक कॉलिन विल्सन और लैथब्रिज की खोजों की बाबत बात करती रही। 20 का अंक दक्षिण की, 30 का अंक पश्चिम का और 40 का अंक उत्तर दिशा का। जैसे 10 अंक पूर्व की पहचान देता है। 10, 20, 30, 40 के अंक इतनी अहमियत रखते हैं कि दुनिया की हर चीज़ को उनके घेरे में पहचाना जा सकता है, दिशाओं को भी। मैं उसे देख रहा था। वह दो दुनियाओं में दिखाई दे रही थी। एक वह जो उसने नहीं बनाई थी पर जिसमें थी, एक वह जो उसने बनाई और जिसमें वह रहना चाहती है। हमारी बातें अभी ख़त्म नहीं हुई थीं। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, पर वहाँ मिला समय ख़त्म हो रहा था। शाम के 6 बज गए थे। 9 बजे की मेरी फ़्लाइट थी। मुझे निर्णय लेना था, मैंने लिया। हम बात करते हुए घर तक आ गए थे। मैंने उसकी नज़रों से वह घर देखा, किताबें देखी, आप लोगों को देखा। मैंने एक श्लोक की तरह अपने बच्चों के जीवन को लिखा है। उनका जीवन इसके अर्थों का विस्तार होगा। फिर कहीं दूर देखते हुए कहा था, कोई ऐसी चीज़ या मनुष्य नहीं होता जो तुम्हारे अकेलेपन को संपूर्णतया भर दे। बच्चे भी कितनी देर, धीरे धीरे वे दूर चले जाते हैं, तुम्हें अकेलेपन के उसी गाढ़े चॉकलेटी अंधेरे में छोड़कर। दूर दूर तक बर्फीला रेगिस्तान, कोई नहीं। वे चुप हो गए। शायद उनसे बोला नहीं जा रहा था। क्या आप मुझे एक कप कॉफ़ी पिला सकती हैं? शायद उन्हें वक्त चाहिए। बेजान टांगे लिए वह उठी और किचन की ओर जाने लगी। पैर इतने वजनी हो गए हैं कि उठ नहीं रहे। कोई चीज़ छाती की खोखल से बाहर आना चाहती है। 30-32 बरस एक साथ रहने के बावजूद नहीं जान पाई माँ को, नहीं जान पाई कि उनके भीतर भी है कुछ जो सुने जाने की मांग करता है। वह 2 कप कॉफ़ी बनाकर ले आई है। वे उसी तरह खड़े हैं, मंत्रविद्ध। कुछ रुदन बाहर से दिखाई नहीं देते। आंसू चुपचाप भीतर गिरते हैं। आप फिर उस रात चंडीगढ़ नहीं गए? उसी ने पूछा, न चाहते हुए भी। नहीं। उन्होंने अपना गला साफ किया। उस रात डिनर मैंने यहीं किया। दिसंबर के आखिरी दिन थे। बेहद ठंड थी। छोटा सा रूम हीटर गर्म हवा फेंक रहा था। हम उसी के नज़दीक बैठे थे। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि जब तक भोजन हमारा पेट भरता है, हम हमेशा भूखे रहते हैं। और उस दिन न जाने कितने वक्त बाद मेरी आत्मा ने उसके हाथ की पकी सूंधी नरम नरम मक्के की रोटी खाई थी, सरसों के साग के साथ। हम रोटी पर पिघलते मक्खन को देख रहे थे और पिघलते एक दूसरे को भी। उनका गला भर आया। सिर झुकाए बैठी रही। डिनर के दौरान हमने अपने अपने परिवारों की कुछ अंतरंग बातें एक दूसरे से शेयर की। मुझे हैरानी, उसने अपने पति की बाबत मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने जानने की कोशिश की तो वह बड़ी सफाई से टाल गई।
न वो मुझे छू सका न पा सका। बात उसकी अब नहीं है। बात यह है कि जो मेरे पास है वह मैं किसको दूं। मैं उसका बोझ उठा उठा थक रही हूँ। इतना कहकर वह हंसने लगी। मुझे लगा इससे बेहतर तो रो लेती। फिर उसने कहा, सुशांत, कुछ लोग हमारे जीवन से सदैव बाहर रहते हैं, हमारे जीवन में जगह नहीं बना पाते। हालांकि वे दावा बहुत ज़्यादा करते हैं। शादी के बाद मुझे लगता था कि गाय की तरह मुझे इस खूंटे से बांध दिया गया है। मुझ में इस चारे और उस घर के लिए विभक्ति भर गई है और मैं खूंटा तोड़कर भाग भी नहीं सकती। और मैं नहीं भाग पाई सुशांत, क्योंकि गाय को बछड़े हो गए थे। मैंने आपको बताया ना कि 40 के बाद मैंने जन्म लिया है। हाँ, मैं अपने गर्भ में सदियों से सो रही थी। उसने बताया उसे घूमना अच्छा लगता है। हालांकि वह अब तक उन जगहों पर नहीं जा सकी है जहाँ जाना चाहती है। उसने जगहों के फोटोग्राफ्स दिखाए। कहा, मेरा बेटा विदेश में है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। फिर सोचती हूँ कि उसका अपना जीवन होगा, वह किसी प्रकार का बंधन तो महसूस नहीं करेगा। क्या हम बच्चे इसलिए चाहते हैं कि सुशांत, कि वे बुढ़ापे में हमारी देखभाल करें या हमारा सहारा बने? नहीं, ये बाहरी विवशताएं हो सकती हैं, इनसे निपटा भी जा सकता है। हम बच्चे इसलिए चाहते हैं कि वे हमारी आत्मा भरते हैं। अपने आप को निस्वार्थ किसी को दे देने की आदिम ख्वाहिश को यहाँ आकर करार मिलता है। सख्त बर्फ पर कुछ हथौड़े, इसे कुछ होता क्यों नहीं? उसने आगे सुना। उसने आप दोनों के बचपन के फोटोग्राफ्स दिखाए और कहा, मेरी बेटी में मुझे अपनी तस्वीर दिखाई देती है। वह मुझे इतना ज़्यादा समझती है कि कई बार मुझे खुद से छिपाना पड़ जाता है। मैं नहीं चाहती कि सुशांत मेरे बारे में ज़्यादा वह सोचे। पहले मैं खुद सोचना चाहती हूँ अपने बारे में। उसे एक अच्छे से रेस्तरां में एक कप कॉफ़ी के साथ बैठना सुकून बख्श लगता था। थिएटर में अकेली कोई इंग्लिश मूवी देखना। वह कहती थी, प्रेम और सृजन सिर्फ खामोशी में ही संभव है। हम बार बार इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमें सही शब्द नहीं मिलते। एक सही शब्द, एक सही व्यक्ति, एक सही लम्हा बहुत नसीब से मिलता है सुशांत, बस उसे खोजना बहुत पड़ता है। रात 11 बजे उसने अपनी छोटी सी कार निकाली और मुझे छोड़ने यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस तक गई। रास्ते में हम आबिदा परवीन सुनते गए थे। उनकी पैशनेट आवाज़ की वह दीवानी थी। रास्ते में उसने कहा था, सारी कलाएं खामोशियों को ज़ुबान देने का जतन भर हैं। फिर भी हम वह नहीं सुनते जो कहने से रह गया। हम तो वह भी नहीं सुन पाते जो कहा जा रहा है। दो शब्दों के बीच के अंतराल को सुनो, वहीं पर वह छिपा रहे जिसे तुम वास्तव में सुनना चाहते हो। पर यह सुनने का हुनर भी तो आना चाहिए। मैंने कहा, हाँ सुशांत, किसी से मांगने पर कुछ नहीं मिलता है, हर चीज़ कमानी पड़ती है। मैं जान गया था इसने बहुत सी चीज़ें छिपा रखी हैं जो मैंने इससे पहले किसी में नहीं देखी। किसी अदृश्य हाथों ने मेरे कलेजे को जकड़ लिया हो ऐसा उस वक्त लग रहा था, और अब मैं इस आकर्षण से कभी छूट नहीं पाऊंगा। बात देह की नहीं थी, मैंने देह बहुत देखी है। जब देह छोड़ने से सब कुछ छूट जाए तो समझो अच्छे छूटे। बात इससे आगे की है। उनसे और नहीं बैठा गया। वे उठे और ठंडी कॉफ़ी लेकर किचन में चले गए। पानी गिरने की आवाज़ आती रही, शायद वे मुँह धो रहे हों। जितना दुख वे बाहर उलीझते होंगे उससे कहीं ज़्यादा दुख किसी अदृश्य सुराग से उनके भीतर भरता जाता होगा। थोड़ी देर खटर पटर की आवाज़ आती रही, शायद गर्म कर रहे हैं या दूसरी बना रहे हैं। उसने अपनी जगह बदलनी चाहिए। वे 2 दिन हमने साथ में बिताए। उन्होंने गर्म कॉफ़ी का एक कप उसके सामने रख दिया, पानी भी। हम सुबह तैयार होकर घर से निकल जाते थे। दिन भर उसकी बताई जगहों पर घूमते, फिर रात को वापस आ जाते। वे कुछ क्षण रुके, फिर जब कहना शुरू किया तो उनकी आवाज़ कांपने लगी। उन 2 दिनों को विस्तार से नहीं बता पाऊंगा। मुझे लगता था यह मेरा नहीं किसी और का जीवन है जो मुझे भूल चूक से मिल गया है। जैसे ही उस दूसरे को याद आएगा वो मुझसे छीन लेगा
हम पूरी शिद्दत से जी रहे थे। तुमने किसी नवजात को माँ का दूध पीते देखा है? वो दोनों हाथों से माँ को पकड़ लेता है अपने समूचे अस्तित्व से। उसके लिए जो है बस वही है। हमने वो दिन उसी तरह पी लिए। उसके अंदर से फिर एक बहुत जोर का धक्का लगता है। क्या पता है इसके नीचे क्या क्या है। वह सुन भी रही है, माँ अपने जीवन को देख भी रही है। उन्हें खिलाती पिलाती, उन्हें पढ़ाती, उनका हौसला बढ़ाती, पीठ थपथपाती, सारी सारी रात जाग कर उनकी हारी बीमारी दुख सुख में खड़ी रहती। आह, अब समझ पा रही है इतनी उनकी वेदना। कितनी गहरी नींद में थी वह। दिखते हुए को समूचा सत्य मान लेना। वह अक्सर उनसे कहती थी, माँ आराम से रहो चैन से, अब आपके सब काम खत्म। वे हंस देती, कहती कुछ नहीं। एक बार ज़रूर कहा था। और मैं? क्या तुम? नहीं, कुछ नहीं। माएँ क्या सिर्फ गुजरे हुए आख्यान होती हैं? जब मैं वापस लौट रहा था उसने कहा था, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हम ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाए। इस बात की खुशी और मन में कृतज्ञता है कि इस काल चक्र की लंबी अवधि में हम कुछ वक्त के लिए ही सही साथ साथ चल सके। बरसों खटखटाने के बाद जिंदगी ने अपने दरवाजे मेरे लिए 2 दिन के लिए खोल दिए। थैंक्स जिंदगी, थैंक्स सुशांत। पहली हिचकी ने बहुत जोर का धक्का मारा। धक्का इतना तीव्र था कि चट्टानें भरभरा कर गिर पड़ी। मैंने एक बार फिर से मिलना चाहा। उसने इनकार कर दिया। कहा, कुछ भी उसी तरह दोबारा नहीं जिया जा सकता। हमें उतना ही मिलता है जितना ठीक है। तुमने तो माँ गंवाई है सृष्टि, मैंने तो। अचानक उस बर्फीली चट्टानों को फोड़ता गर्म खारे पानी का सोता फूट पड़ा। वो बिलख बिलख कर रो रही थी। न जाने कितनी औरतें इसी खारे पानी से अपने खेत सींचती हैं। न जाने कितनी फसलें खारे पानी से पकती हैं। यही खारा पानी सूख कर उनकी छाती से उठता बादल बनता और फिर समूची सृष्टि पर बरसता है, मीठा बनकर। अभी भी उसने देखा, कोई उस खारे पानी में अपना मीठा पानी घोल रहा है। उसने रोते रोते उन्हें थैंक्स कहना चाहा, पर यह एक शब्द भी उस नदी के वेग में बह गया। उसने रोते रोते उन्हें थैंक्स कहना चाहा, पर यह शब्द भी उस नदी के वेग में बह गया, जिस पर ऊपर से बर्फ की चट्टानें टूट टूट कर गिर रही थीं। तो यह थी जया जादवानी जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।